नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में। दोस्तों, यह झारखंड के इतिहास का पहला क्लास है जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, झारखंड का जो प्राचीन इतिहास है उसकी जानकारी हमें मुख्यतः इन 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला तो है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है पारंपरिक वंशावली, तीसरा है लोक कथाएं और चौथा है अनुश्रुतियाँ। तो इन चारों के बारे में हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। तो पहले जानते हैं पुरातात्विक स्रोत। दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत किसे कहा जाता है? वैसे स्रोत जो आदि मानव या हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग में लाए गए वस्तु या स्थान हो, तो ऐसे चीज़ों को क्या कहा जाता है? पुरातात्विक स्रोत। जैसे जो आदि मानव गुफा में रहते थे तो उसको भी पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। और आदि मानव द्वारा जो औजार उपयोग में लाए जाते थे, जैसे कुल्हाड़ी वगैरह और बर्तन वगैरह, तो ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। दूसरी क्या है? पारंपरिक वंशावली। दोस्तों, झारखंड के आदिवासियों में क्या है, एक परंपरा है कि वो मौखिक रूप से जो अपने पूर्वज हैं उनके नामों को याद करते हैं और वो उनकी कहानियों को बताते हैं और उनके जो वंशावली है उसको भी मौखिक रूप से बताते हैं। तो ये भी एक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है। और तीसरी है लोक कथाएँ। दोस्तों, झारखंड में बहुत सारी लोक कथाएँ प्रचलित हैं जो राजा महाराजा और यहाँ के जो भी शासक वर्ग हों उनके बारे में बताए गए हों। और लोक कथाओं को भी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोग में लाया जाता है। यद्यपि जो लोक कथाएँ होती हैं उतनी प्रामाणिक नहीं होती हैं क्योंकि ये काल्पनिक भी हो सकती हैं, लेकिन कई लोक कथाओं को पुरातात्विक स्रोत के रूप में, ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोग में लाया जाता है। और चौथी है अनुश्रुतियाँ। तो अनुश्रुतियाँ किससे कहा जाता है? अनुश्रुतियाँ मतलब होता क्या है कि इसमें प्राचीन काल से ही किसी व्यक्ति या किसी राजा महाराजा के बारे में जो आम व्यक्ति चर्चा करते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चर्चा में आती रही है और अभी तक चली आ रही है, तो उसको अनुश्रुतियाँ कहा जाता है। तो इन अनुश्रुतियों को भी आधार मानकर झारखंड के इतिहास को लिखा गया है। तो अब हम जानेंगे पुरातात्विक स्रोत से हमें क्या क्या सामान मिले हैं, मतलब किस समय में कौन कौन से औजार मिले हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, पहला जो काल है पुरापाषाण काल। तो दोस्तों, पुरापाषाण काल का समय क्या है? 25 लाख BC से 10,000 BC तक। इस समय काल को पुरापाषाण काल का समय कहा जाता है। दोस्तों, पुरापाषाण काल में जो आदि मानव थे वो आखेट पर निर्भर थे। आखेट कहने का मतलब शिकार पर निर्भर थे और ये खाद्य संग्राहक थे, मतलब ये भोजन का संग्रह करते थे और शिकार करते थे और इसी पर वे डिपेंड थे। तो पुरापाषाण काल के जो ऐतिहासिक स्रोत मिले हैं, जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, वो कहाँ कहाँ मिले हैं ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस स्थान को आप ज़रूर, आपको नाम याद रखना है। इसको सरैया, रहम, देहांगी, इन स्थान पर 1991 ईस्वी में खुदाई हुई थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को आप याद कर लीजिए। इसको सरैया, रहम और देहांगी यहाँ पर 1991 ईस्वी में खुदाई हुई थी। और यहाँ से हमें क्या मिली है? पुरापाषाणकालिक चित्रकारी मिली है। यानी कि जो आदि मानव गुफा में रहते थे और गुफा में रह के जो चित्रकारी किए थे वो हमें मिली है। और दोस्तों, जो ऐतिहासिक स्थान है इसको से हमें क्या मिली है? भूल भुलैया की आकृति। यह भी एक चित्रकारी है। तो भूल भुलैया की आकृति मिली है गुफा से। फिर अंतरिक्ष के चित्रकारी मिली है, जहाज का मिला है, नक्षत्र का मिला है। तो देखिए, आदि मानव भी बहुत इन सब चीज़ों के बारे में जानते थे और गुफाओं में इस तरह की चित्रकारी की थी। तो इसको याद रखिएगा। इसको से भूल भुलैया की आकृति मिली थी, अंतरिक्ष, जहाज और नक्षत्र आदि के चित्र मिले थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको का नाम जरूर याद रखना है। और यह पुरापाषाणकालिक स्रोत है। दूसरा है मध्यपाषाण काल। दोस्तों, मध्यपाषाण काल का जो समय है 10,000 BC से 4,000 BC, मतलब 10,000 ईसा पूर्व से
4000 ईसा पूर्व। दोस्तों मध्य पाषाण काल के जो मानव की विशेषता थी वो भी आखेटक थे, खाद्य संग्राहक भी थे, और मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन की शुरुआत हुई थी। इसको भी याद रखिएगा, पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी? मध्य पाषाण काल से। तो मध्य पाषाण कालीन जो ऐतिहासिक स्रोत मिले हैं झारखंड में वो क्या है? भवनाथपुर, झरवार, बालूगढ़ा और नागगढ़। भवनाथपुर, झरवार, बालूगढ़ा और नागगढ़। यहाँ पर हमें क्या मिला है? माइक्रोलिथिक उपकरण। माइक्रोलिथिक उपकरण यानी कि जो मध्य पाषाण काल में जो उपयोग में किए गए जो औजार थे पत्थर और हड्डियों के, वे सारे यहाँ से मिले हैं, भवनाथपुर, झरवार और बालूगढ़ा से। उसके बाद नेक्स्ट है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो समय है 3000 BC से 1500 BC तक। दोस्तों नवपाषाण काल के मानव का क्या विशेषता थी? ये कृषि करते थे, पशुपालन करते थे और अस्थायी निवासी थे। दोस्तों मध्य पाषाण काल से ये काफ़ी एडवांस हो चुके थे। ये नियमित रूप से कृषि करते थे, पशुपालन का भी काम करते थे और ये अस्थायी निवास में रहना शुरू कर दिए थे नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण कालीन जो स्रोत मिले हैं वो भी भवनाथपुर, झरवार, बालूगढ़ा, नागगढ़। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला है? कुल्हाड़ी, खुरचनी, तक्षनी जैसे नवपाषाण कालीन उपकरण पाए गए हैं। दोस्तों भवनाथपुर, झरवार, बालूगढ़ा और नागगढ़ से मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं, साथ ही साथ नवपाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इसको याद रखिएगा। कुल्हाड़ी, खुरचनी, तक्षनी, मतलब सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं, कुल्हाड़ी, नवपाषाण काल के कुल्हाड़ी, खुरचनी और तक्षनी किस स्थान में प्राप्त हुए हैं? तो आपको ये याद रखना है, भवनाथपुर, झरवार, बालूगढ़ा और नागगढ़ से। इसके बाद नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल। इसको तांबा युग भी कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण काल से हमें क्या क्या चीज़ मिला है? तांबे का स्लेट मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो ये कहाँ से मिला है? दरगामा, बसिया। दोस्तों बसिया गुमला ज़िले का एक स्थान है और वहाँ गांव है दरगामा। दरगामा से में क्या मिला है? ताम्रपाषाण कालीन तांबे की सेल्ट और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।